स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल परीक्षा पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य हिंदी की मैराथन क्लास और इस क्लास में हम वर्णमाला के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो चैप्टर वाइज ये हमारी मैराथन क्लास चलेगी, यानी सभी चैप्टर की हम मैराथन क्लास लेकर आपको पूरे चैप्टर कराने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये देखिए यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस की जिसका भी फॉर्म फिल किए गए हैं उसकी परीक्षा होनी है उसके लिए, और यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं चाहे वो लेखपाल हो, जूनियर असिस्टेंट हो और स्टैंड हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। देखिए पहला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। यानी इनका उच्चारण तो स्वयं होता है, यानी इनका उच्चारण करने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वतंत्रता से होता है और वे खुद व्यंजन के उच्चारण के लिए सहायक होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्वर। देखिए स्वरों का उच्चारण होता है जैसे आ, इ, ई, सही है। और ये व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। जो व्यंजन का शुद्ध रूप होता है वो होता है इस प्रकार से हल लगा हुआ, यानी जिसके अंत में हल लगा हुआ होता है उसे हम कहते हैं हलंत, यानी जिसके अंत में हल लगा हुआ हो। और जब इसके उच्चारण के लिए हम किसी स्वर की सहायता लेते हैं इस प्रकार से, जैसे हमने यहाँ पर आ स्वर लिया, तब ये बन जाएगा इस प्रकार से। अब इसका उच्चारण हो सकता है, अब हम इसे का कह सकते हैं। अब इसको हम कहेंगे अजंत। अजंत ये शब्द बना है अच प्लस अंत से, यानी जिसके अंत में अच लगा हो। अच कहते हैं स्वर को, अच कहते हैं हम स्वर को। तो यहां से हमने इतनी जानकारी ली कि अच कहते हैं स्वर को, और जिसके नीचे हल लगा हुआ होता है उसे कहते हैं हलंत, और यही व्यंजन का शुद्ध रूप होता है। हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते, उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी होती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? वर्णमाला, मोती माला। तो देखिए वर्ण की अगर हम बात करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं का, आ, यहाँ हमने फा, यहाँ गया। तो इस तरह से आगे पीछे करके वर्ण कर दें तो ये वर्णों का संकलन तो कहलाएगा, लेकिन वर्णों की माला नहीं कहलाएगी। जिस प्रकार से हम मोती इस प्रकार से बखेर दें या एक प्याली या एक प्लेट में रख दें, तब ये मोतियों का संकलन तो कहलाएगा, लेकिन मोतियों की माला नहीं कहलाएगी। कब कहलाएगी? जब इन मोतियों को व्यवस्थित रूप में हम एक धागे में ना पिरो दें, या तो व्यवस्थित रूप में, व्यवस्थित, या इन मोतियों को हम क्रमबद्ध रूप में ना लगा दें एक धागे में। तो ऐसे ही वर्णों को जब तक हम व्यवस्थित रूप से या क्रमबद्ध रूप से नहीं लगाएंगे तब तक वह वर्णमाला नहीं कहलाएगी। और यहाँ पर जो परिभाषा पूछी है वो वर्णमाला की पूछी है। तो माला कब बनेगी वर्णों की? जब वह व्यवस्थित रूप में लगे हों या क्रमबद्ध रूप में लगे हों। अगला चिन्ह है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्ह, लिपि चिन्ह, लिपि चिन्ह कहते हैं हम वर्णों को, वर्णों को ही लिपि चिन्ह कहते हैं। देखिए ये क्या है? एक प्रकार का चिन्ह है। ये क्या है? एक प्रकार का चिन्ह है। ये क्या है? एक प्रकार का चिन्ह है। तो लिपि की अगर हम बात करें तो ढंग या शैली। तो ये जो चिन्ह जिस ढंग या जिस शैली में बने हुए होते हैं उसे हम कहते हैं लिपि। और ये जो हमारा लिखने का तरीका, ये जो ढंग, ये शैली है, इसको एक नाम दे दिया गया देवनागरी। तो हमारी लिपि कौन सी है? हमारी लिपि है देवनागरी लिपि। अब यही चिन्ह हम इस प्रकार से ए बी सी डी, ये इस तरह से इन ढंगों में लिखें तो यह जो लिपि कहलाएगी ये लिपि कहलाती है रोमन लिपि। इसको हम रोमन लिपि कहते हैं और अपने इस तरीके को हम देवनागरी लिपि कहते हैं। तो लिपि चिन्ह किसे कहते हैं? वर्णों को ही कहते हैं। तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण हैं, कुल वर्णों की संख्या हमें बतानी है कितनी है।
देखिए जो हिंदी की वर्णमाला है उसे हम दो रूप में देखते हैं, स्वर और व्यंजन। कुल स्वरों की संख्या है 13 और कुल व्यंजनों की संख्या है 39। इस प्रकार से कुल व्यंजन तो है हमारी वर्णमाला में, या वो व्यंजन कह रहा हूँ, कुल जो वर्ण हैं उनकी संख्या है 52, यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? यहाँ पर जब आपको कुल शब्द मिले तब कुल स्वर कहलाते हैं 13। और अगर सामान्यतः स्वर पूछे कि हिंदी भाषा में सामान्यतः स्वर की संख्या कितनी है, तब हमें 11 लगाने हैं। या हिंदी भाषा में स्वर की संख्या कितनी है, तब भी हमें 11 लगानी है, जब तक कुल शब्द आपको ना मिले। जब कुल शब्द आपको मिलेगा तब हमें 11 + 2 यानी 13 इसकी संख्या लगानी है। 2 का मतलब यहाँ पर अयोगवा, अनुस्वार और विसर्ग को भी शामिल कर लेते हैं। तो कुल पूछा है, कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? अब देखिए यहाँ पर कितने स्वर पूछा है, तब हमें इसका आंसर बी लगाना है, यानी 11 स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में सामान्यतः कितने स्वर हैं, तब हमें इसकी संख्या 11 ही लगानी है। निम्नलिखित में से सजातीय स्वर कौन सा है? ए, औ या उ? देखिए उत्पत्ति के आधार पर अगर हम स्वर की बात करें, उत्पत्ति के आधार पर स्वर, तो ये हम दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं मूल स्वर और दूसरे को कहते हैं संधि स्वर। मूल स्वर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये अ, इ, उ और री, ये 4 होते हैं हमारे मूल स्वर, जिनको हम लघु या ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। लघु या ह्रस्व स्वर भी कहते हैं हम मूल स्वरों को। संख्या है इनकी 4, अ, इ, उ, री। देखिए इन मूल स्वरों के आपस में जुड़ने से बनते हैं संधि स्वर। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, हम पढ़ते हैं ना मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, तो मूल मात्रों की सहायता से ही व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। संधि स्वर की हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं संधि स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, ये जो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ है, इसको हम सजातीय स्वर कहते हैं। सजातीय स्वर या सैवर्ण भी कहते हैं, सजातीय स्वर या सैवर्ण। और ये जो बचे हम इनको विजातीय स्वर, विजातीय स्वर या अवर्ण भी कहते हैं। और जो संधि स्वर है इसकी अगर हम बात करें तो इनको हम दीर्घ स्वर या गुरु स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर भी कहते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ा इनको सजातीय स्वर या स्वर्ण तो कहते ही हैं, साथ ही साथ इसको हम मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। मूल दीर्घ स्वर। तो इतनी बात हमें यहाँ से समझनी है, क्योंकि प्रश्न पूछता है यहाँ पर मूल दीर्घ स्वर और मूल स्वर में अंतर होता है। मूल स्वर में आ, इ, उ, री आते हैं, जिन्हें लघु स्वर या ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। मूल दीर्घ स्वर सजातीय स्वरों को कहते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। देखिए सजातीय और विजातीय स्वर हम क्यों कहते हैं इनको, तो यहाँ पर अंतर समझेंगे। सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय स्वर में हम बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ रखते हैं, और विजातीय स्वर में हम ए, ऐ, ओ और औ रखते हैं। ये जो बनता है, ये बनता है आ धन आ से, और ये जो बनता है ई धन ई से, और ये जो बनता है उ धन उ से। इसकी हम बात करें तो ये बनता है आ धन ई से, और ये जो बनता है आ धन ए से, और ये बनता है आ धन
ऊ से, और ये जो बनता है आ धन औ से। तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये एक ही जाति के यानी एक ही वर्ण यानी समान वर्ण, इसी कारण इनको हम सवर्ण या सजातीय वर्ण कहते हैं, क्योंकि ये एक ही समान चीज से बन रहे हैं यानी सजातीय समान जात से। ये भी देखिए ई से बना है बड़ी ई, ये भी ऊ से बना है बड़ा ऊ, यानी सवर्ण या सजातीय वर्ण कहते हैं। और ये अलग अलग जात से बने हैं, इस कारण इनको विजातीय स्वर कहते हैं या अवर्ण कहते हैं। विजातीय स्वर या इसको अवर्ण और इसको सवर्ण, समान वर्ण से बने हुए। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगला प्रश्न, इसका आंसर तो हमने दिया ही नहीं। आंसर है निम्नलिखित में से सजातीय स्वर कौन सा है? तो ये वाला कौन सा है भाई? ये तो विजातीय स्वर है, ये भी विजातीय स्वर है, ये भी विजातीय स्वर है, ये सजातीय स्वर है क्योंकि ये समान जात ऊ धन ऊ से बना है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4 या 5? तो देखिए इसका आंसर कई बार 3 ही दिया है, हम भी 3 ही लगाएंगे। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लघु या ह्रस्व स्वर जिसे हम बोलते हैं, और दीर्घ स्वर, और इसके बाद विलुप्त स्वर। विलुप्त स्वर। तो मात्रा के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में लघु या ह्रस्व दोनों एक ही चीज है, लघु या ह्रस्व स्वर की संख्या होती है। तो लघु या ह्रस्व स्वर जिन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था 4 होती है इनकी संख्या। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ और री। इन्हें हम लघु या ह्रस्व स्वर के नाम से भी जानते हैं। मतलब लघु या ह्रस्व स्वर, इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। किस स्वर को मध्य स्वर कहते हैं? आ को, अ को, उ को, ई को। ये मध्य स्वर का क्या मतलब है? तो मध्य स्वर का ये मतलब है जैसे ये हमारी जिह्वा है यानी जीभ, और ये है इसका पश्च भाग, ये है इसका मध्य वाला भाग, और ये है इसका अग्र वाला भाग यानी आगे वाला भाग। तो देखिए जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जीभ का कौन सा वाला भाग सक्रिय होता है, अर्थात कौन सा वाला भाग काम करता है, उसके आधार पर इन स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो मध्य स्वर में एक ही स्वर आता है और वो है आ। पश्च स्वर की हम बात करें तो यहां पर बड़ा आ जाएगा, और उ, बड़ा उ, औ और बड़ा औ आएगा यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5, 5 स्वर पश्च स्वर में, और 5 स्वर हमारे अग्र स्वर में आते हैं। अग्र स्वर की हम यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर बड़ा ऊ आ गया, यहाँ पर हमारा आएगा ई, बड़ी ई, री, ए और ए। अब हम इनको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए याद ऐसे रखेंगे, अग्र स्वर में ई को याद रख लो, बस ई आ रहा है भाई, ई आ रहा है तो दोनों ई और ई आ गए। अब री की बात करें तो इसका उच्चारण देखिए, री तो ई की तरह ही है, तो इसका उच्चारण री की ई की तरह ही है, तो इसको भी रख लो। और याद रखेंगे ई और री, इसको हम स्त्रीलिंग वर्ण भी कहते हैं, स्त्रीलिंग वर्ण भी कहते हैं इन तीनों को, ई और री को। और इनमें आप जानते हैं जो ए बना है वो किससे बना है? आधन ई से बना है। तो ई वाले किस में आ गए? अग्र वाले में आ गए, मध्य वाले में आ गए, और पश्च वाले में उ औ। तो उ औ जो बना है ये किससे बना है? आ जमा उ से मिलकर बना है। तो उ वाले पीछे चले जाएंगे और साथ ही बड़ा आ भी पीछे चला जाएगा। इस प्रकार से याद रखेंगे इसको। तो यहाँ पर मध्य स्वर हमें बताना है, तो मध्य स्वर हमारे ऑप्शन बी में है यानी आ को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, सभी स्वर होते हैं दीर्घ स्वर, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो देखिए सभी स्वर दीर्घ होते नहीं, लघु भी होते हैं। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अघोष और अल्पप्राण, महाप्राण कैसे याद रखेंगे? तो देखिए बस एक अघोष वाला याद रखेंगे। हाँ, अघोष वाला जब हमें पता होगा तो सघोष वाले जो बचेंगे वो सघोष में चले जाते हैं। तो अघोष में कौन से आते हैं? तो अघोष को याद रखना बड़ा ही आसान है। कैसे? 12 सा। यहाँ पर सा का मतलब तीनों शा होते हैं, शा,
सा और सा, तीनों सा आते हैं इस। और 12 का मतलब ये है कि प्रत्येक वर्ग का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ग देखिए इस प्रकार से का, खा, गा, चा, छा, जा, ऐसे ही दूसरे वर्ग, तीसरे, चौथे, इस प्रकार से। तो ये होता है वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। पहले के आधार पर इनका नाम रखा गया है, इस कारण इनको वर्गीय व्यंजक भी कहते हैं। और इनको कहते हैं संख्या पहली, यानी पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा। पांच होते हैं ना इस प्रकार से, का, खा, गा, घा, ड़ा, चा। तो का, खा, गा, घा, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच यहाँ पर हो रहे हैं, हमारी संख्या कैसे आगे पहुंच गई, एक, दो, तीन, चार, इसको हटा दो, सही है। तो का, खा, गा, घा, अड़ा, ये होता है हमारा पंचमा अक्षर। तो हमें ये संख्या याद रखनी है, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा और पांचवा वर्ड। और इसके नाम पर इनके नाम होते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। कचट तप के नाम से याद रख लेंगे, सही है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ड अघोष में आते हैं और तीनों सा इसमें आते हैं। तो याद रखना बड़ा आसान है, 12 सा, बाकी जो बचे वो सघोष में चले जाएंगे। तो भाई इसमें स्वर तो आए नहीं, मात्र 12 सा ही आया है, तो इसका मतलब स्वर अघोष में नहीं होते, सघोष में होते हैं। अल्पप्राण और महाप्राण की बात करें तो महाप्राण को याद रखेंगे, क्योंकि महाप्राण याद रखना आसान है। किस प्रकार से, 24 डिग्री, देखिए 24 डिग्री अगर हमारा टेम्परेचर हो तो रहना बड़ा ही आसान होता है, यानी न ज्यादा गर्मी होती है और न ज्यादा ठंड। तो हम याद रखेंगे 24 डिग्री ऊष्मा, और उसमें जब रह रहा हो तो मजा आता है, तो कहेंगे आहा बड़ा मजा आया। तो 24 डिग्री ऊष्मा, आहा बड़ा मजा आया, सही है। इस तरह से याद रखेंगे, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ग और प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ग, और इसमें ऊष्म व्यंजन आते हैं। ऊष्म व्यंजन की हम बात करें तो कौन से होते हैं, शा, सा, सा और हा, और ये है हमारा विसर्ग। बाकी जो बचे किस में चले गए, तो बाकी अल्प प्राण, एक होता महाप्राण, एक होता अल्प प्राण, एक होता अघोष, एक होता है सघोष। तो महाप्राण में हमारे ये आए तो भाई इसमें स्वर तो आया नहीं, तो इसका मतलब ये भी खत्म। तो सभी स्वर किस में चले जाएंगे, अल्प प्राण में चले जाएंगे। इसमें मात्र कौन सा हमारा विसर्ग है महाप्राण में। तो इस तरह से याद रखेंगे, अघोष सघोष में से अघोष याद रख लो 12 सा, और अल्प प्राण महाप्राण में से एक याद रख लो महाप्राण वाला, 24 डिग्री उष्ण, आह मजा आ गया, ठीक। अगला है निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, आ, ए, ओ। देखिए कहने को तो ये सभी दीर्घ स्वर हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि मूल दीर्घ स्वर में अब चले जाएंगे हम, हमें जो इसका आंसर देना है मूल दीर्घ स्वर से देना है। तो अभी मैंने आपको बताया था उत्पत्ति के आधार पर स्वर, उसमें हमने आपको मूल स्वर बताए थे और संधि स्वर। संधि स्वर में मूल दीर्घ स्वर की चर्चा की थी, और मूल दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ, जिन्हें हम सजातीय स्वर भी कहते हैं। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। बाकी ये क्या है, ये हमारे विजातीय स्वर बचे यहाँ पर। तो सजातीय स्वर को ही मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। तो यही पूछना चाह रहा है इनमें दीर्घ स्वर कौन सा है। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो होठों की स्थिति के आधार पर देखिए, जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ या तो गोल होंगे या गोल नहीं होंगे। तो वृत्ताकार और अवृत्ताकार, मात्र दो प्रकार के होते हैं होठों की स्थिति के आधार पर स्वर। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी का आ और आ स्वर है तालव्य, मूर्धन्य, उष्टे, कंठे। तो ये है कंठे। भाई इतनी जल्दी कैसे बता दिया मैंने, कंठे। तो देखिए इसका फार्मूला कई बार मैं आपको बता चुका हूं, आकु हा विसर्ग, आकु हा विसर्ग नाम वाले कंठे। तो आकु हा विसर्ग नाम वाले कंठे होते हैं। आ का यहाँ पर मतलब है आ और आ दोनों। का पर ऊ की मात्रा, यानी मेरे फार्मूले में जिस पर ऊ की मात्रा है वो पूरा वर्ग में आता है, का वर्ग यहाँ पर पूरा वर्ग आएगा। का वर्ग का मतलब है का, खा, गा, घा और अणा। तो ये सब क्या है, कंठे वर्ग में आते हैं, और हा भी हमारा कंठे वर्ग में आता है। और यहाँ पर हमारा बचा विसर्ग, विसर्ग ये वाला। तो इसका आंसर हमारा हो गया ऑप्शन डी, कंठे। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी का आ और ए स्वर हैं। तो मैंने आपको बताया था जो ए है वो किससे मिलकर बना है, आ,
धन ई से बना है। आ को मैंने आपको बताया कंठे, और जो ई होती है वो होती है तालव्य में। तो कंठ तालव्य, तो ये हो जाएगा हमारा कंठ तालव्य। कंठ वाला फार्मूला बता दिया, तालव्य वाला होता है यहाँ पर फार्मूला हमारा इचु यशा, इचु यशा नामा तालव्य। इचु यशा नाम वाले तालव्य में चले जाएंगे। ई का मतलब यहाँ पर ई और दीर्घ ई दोनों, चा पर ऊ की मात्रा फिर वही बात, चा वर्ग पूरा। चा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, तो चा वर्ग में आते हैं चा, छ, जा, झा और वा। चा, छा, जा, झा, वा, इनको हम स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। ये बड़ा पूछा जाता है निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी कौन सा है, तो चा छा जा झा जो चा वर्ग है वो स्पर्श संघर्षी भी कहलाता है। इसमें या भी आता है और ये तालुषा में आता है, तालव्य मतलब तालुषा में, तो इतने आते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर कंठ तालव्य। निम्नलिखित में से विजातीय स्वर नहीं है, तो ये विजातीय, ये भी विजातीय है, ये भी विजातीय है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सजातीय स्वर है, समान जात से बना है, ऊधन ऊस है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, मूल दीर्घ स्वर, ये मूल दीर्घ स्वर है, ये मूल दीर्घ स्वर है, ये मूल दीर्घ स्वर है, ये नहीं, ये विजातीय स्वर है। अगला प्रश्न, किस शब्द में री का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर देखिए हमें दिख रहा है हृदय में हुआ है। अगर ऐसा नहीं पता चला आपको किसी में, तो उसका हम क्या करेंगे, वर्ण, एक तरह से वर्ण विच्छेद कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे इन वर्णों को तोड़कर, तो उ और इसके बाद हमारा रा आया, ये रा की मात्रा होती है ऊपर, और दा, और इसके बाद बड़ा। तो यहाँ पर री तो नहीं है, यहाँ पर बात करें तो हा है। देखिए जब व्यंजन लिखते हैं तो उसके नीचे आप इस तरह से हल जरूर लगाएं। इसके बाद री की मात्रा आएगी, और इसके बाद दा, और इसके बाद दा को आ सहायता दे रहा है, और इसके बाद या और या को आ सहायता। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। इसमें भी हमें पता है ये रा है, ऊपर देख लिया हमने, और यहाँ पर भी ये नीचे रा होता है। एक चीज और यहाँ से याद रखेंगे, जो ऊपर रा होता है ये वाला रा कहलाता है रा का रेफ रूप। पूछ लेता निम्नलिखित शब्दों में से रा का रेफ रूप किस में है, और जो नीचे वाला रा लगता है इस प्रकार से, तो ये कहलाता है रा का पदेन रूप। तो रा का रेफ रूप भी पता चल गया, रा का पदेन रूप भी हमें पता चल गया। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक की बात करें तो इनका जो उच्चारण होता है नाक प्लस मुख दोनों से होता है। एक होता है निर्नुनासिक, निर्नुनासिक की बात करें तो जो उच्चारण होता है वो केवल मुख से होता है। तो जो वर्ग का जो उच्चारण नाक प्लस मुख से होता है तो उनसे, तो हमें पता चला वर्ग का पंचमाक्षर यानी पांच, ये जो पांचवा अक्षर होते हैं प्रत्येक वर्ग के, ये अनुनासिक कहलाते हैं, इनका उच्चारण नाक प्लस मुख से होता है। तो जो बाकी बचे इनको निरनुनासिक, पहला दूसरा तीसरा चौथे के बचे इनको हम निरनुनासिक कहते हैं, इनका उच्चारण केवल मुख से। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उससे क्या कहते हैं, तो ऐसे वर्ण जिनकी गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उससे अयोगवाद कहते हैं। अयोगवाद की अगर बात करें तो इसमें आता है स्वर और सर। देखिए हम अगर इसको उच्चारण के आधार पर लिखना चाहे, अनु और आ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस प्रकार का इसका शुद्ध रूप नहीं है, हम सिर्फ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो हम मतलब इसके बाद ही आएगा, या ये लिख सकते, मतलब लिखने की मैं बता रहा हूँ, जो आपको उसका उच्चारण करना चाहे यानी इसके पीछे की कहानी बताना चाहिए। और यहाँ पर अगर इस वाले का दे
एक तो इसका हो गया, इस वाले का दे, तो ये लिख सकते हैं, मतलब उच्चार आ। ये तो करते हैं आ और, तो यहाँ से हमें पता चला कि देखिए इसके साथ स्वर आ रहा है, अभी आ है, यहाँ भी आ और यहाँ भी आ। अब हमें यहाँ से ये पता चला कि भाई देखिए पहले बात रखी गई थी कि इनको स्वर के साथ जो अनुपात है वो स्वर के साथ रखो। तो जब देखा इस तरह से उच्चारण करता है अन और आह, तो इनके उच्चारण में असहायता होता है। और परिभाषा होती है कि चिन्हों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाए तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। बोला भैया ये वाक्य नहीं है, परिभाषा के साथ व्यंजन के साथ का मात्रा व्यंजन के साथ, तो ये उच्चारित हो रहे थे आगे साथ, अब ये व्यंजन के साथ चलेगा। अब व्यंजन की बात करें तो व्यंजन ना अगर देखिए भी का, तो कहने का मतलब ये है व्यंजन तो उच्चारण के लिए हम स्वर उसके बाद में लगाओ, और यहाँ पर क्या पहले लग रहा। चलो ये कोई बात नहीं, इस बात से कोई बात नहीं। फिर दूसरी अगर बात देख, तो देखिए हमने इसको का के साथ जब रखा तो ये रखा, इस वाले को हमने का के साथ रखा तो ये हुआ कहा, कहा। इस तरह से होती है जब हम उपहार अपनी प्रति, तो यहाँ से हमें समझ में आई जब हम इनको व्यंजनों के साथ रख रहे हैं तो ये तो व्यंजनों को उच्चारण दे रहे हैं, तो जो व्यंजनों को उच्चारण देते हैं वो तो ये स्वर कहलाते हैं। अब इनको एक सही का मात्रा स्वर के साथ देना था, तो भी ये ना ही स्वर में सटीक बैठ रहे और ना ही व्यंजन में सटीक बैठ रहे, फिर विद्वान ने बात कही कि इनको क्या है तो उसके बीच में रखिए। फिर ये बात होनी कि परंपरा के अनुसार इसको स्वर के पास में रखते, स्वर में ठीक तरह से रखते हैं, ना ही व्यंजन में हाँ स्वर के बाद में रखते हैं। जब पूर्ण स्वर की बात आती है तो बस दो के रूप में, और यही कारण है कि प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है, तो वो अयोगवा को भी कहा जाता है, अयोगवा। एक अगला प्रश्न है, 21 स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक का, तो एक होता है देखिए लघु स्वर से दो गुना समय लगता, शुरू या दीर्घ स्वर को इससे भी ज्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर यही पूछना चाहता, इसको उच्चारण से मतलब किस स्वर को उच्चारण में दीर्घ स्वर का अधिक समय लगता है, हो सकते पीड़ित स्वर और इनका देखिए पीड़ित हिंदी में पीड़ित स्वर को पीड़ित चिन्ह होता है इसके पास, और इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो वो उपाधि के भीतर, जैसे कि बात चिन्ह बना दिया जाता है। अब इसका जो उच्चारण होगा वो दीर्घ स्वर से भी ज्यादा हम उच्चार फिर इस प्रकार से उपाधि वाले शब्दों में इन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो फिर तो स्वर होते हैं संस्कृत में हिंदी में फिर चिन्ह बोलते हैं इसको, फिर चिन्ह। ठीक, अब देखिए कुछ पढ़ाते हैं क्या हिंदी में जो फिर स्वर जो है वो ये है। फिर अब देखिए जहाँ पर एक वर्ण से ज्यादा वर्ण आपस में मिल जाए, यानी दो या दो से अधिक वर्ण जब आपस में मिले तो वो जो संरचना बनती है वो किसकी बनती है, शब्द की। तो ये क्या हो गया, एक शब्द हो गया, और स्वर क्या होता है, स्वर तो वर्ण होगा। क्या ये वर्ण कहलाएगा, ये वर्ण कहलाएगा, ये तो शब्द। तो फिलिप स्वर संस्कृत में होता है, तो यहाँ पर फिलिप चिन्ह की बात है जिसका प्रयोग पुकारने वाले शब्दों में किया जाता है। अगला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी कहते या लघुत्तम कहते किसे माना जाता है, तो भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई की हम बात करें तो वो वर्ण को कहते हैं। एक मिनट रुको। भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता, वर्ण को कहा जाता है। देखिए लघुत्तम
अगर इस तरह से कहें, अलग प्रश्न बन सकता है कि लिखित इकाई, तो सबसे छोटी या लघुत्तम लिखित इकाई की बात करें तो वो वर्ड को कहेंगे। और अगर प्रश्न चेंज कर दे कि सबसे छोटी मौखिक इकाई, तब हम ध्वनि को कहेंगे। और सबसे छोटी या लघुत्तम सार्थक इकाई अगर पूछ ले, तब हम शब्द को कहेंगे। ये तीन चीजें हमें याद रखनी है। सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द को कहते हैं। यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई साधारण रूप में पूछा है, तब हम इसका आंसर वर्ण लगाएंगे। भाषा की सबसे बड़ी इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य को कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई अभी मैंने आपको बताया, शब्द को कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 32, 34, 33, 36। कुल व्यंजनों की संख्या जो होती है, देखिए, कुल व्यंजनों की संख्या ये होती है हमारी 39। अब यहाँ पर 39 तो है नहीं, तो व्यंजनों की संख्या यहाँ पर 33। और ये क्या है? तो ये है पारंपरिक व्यंजनों की संख्या। पारंपरिक व्यंजनों की संख्या। पारंपरिक व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो ये होते हैं का से लेकर ह तक। यानी कि का किस में आता है? स्पर्श व्यंजनों में आता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, तो 25 और 4 29। और प्लस ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4, जिसमें हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन में शा, सा और हा। तो का से लेकर हा तक स्पर्श व्यंजन कहाँ से शुरू होते हैं? का से शुरू होते हैं। और ऊष्म व्यंजन हा तक। तो 29 और 4 की बात करें तो इनकी संख्या 33। तो पारंपरिक व्यंजनों की संख्या 33 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या अभी बताया मैंने आपको 25 होती है। इस तरह से प्रत्येक वर्ग का नाम याद रखेंगे, कचट, तप। तो 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार से इनकी संख्या 25 होगी। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? 39। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? पीछे फार्मूला बताया था, इचु यशानम तालव्य। तो यहाँ पर स्पर्श व्यंजन में हमें चा वर्ग देख लो, चा, छा, जा, झा। ऑप्शन बी हमारा सही है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान, तो हमने कंठे का फार्मूला बता दिया, तालव्य का फार्मूला बता दिया। भाई टा जो आता है ये आता है मूर्धा में। चलो इसका फार्मूला और देख लें मूर्धा वालों का। इसका फार्मूला है ऋतु रा सा। ये वाला सा आएगा ऋतु रासा नामा, ऋतु रासा नामा मूर्धन्य, मूर्धन्य, ऋतु रासा मूर्धन्य। ये जो री है ये आती है हमारी मूर्धा में, और टा पर ऊ की मात्रा है। फिर वही बात यहाँ पर टा वर्ग आएगा। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ठा और अड़ा, ये आते हैं आपसे टा वर्ग। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी। दंतोष्टे ध्वनि कौन सी है? वा, फा या का? दंतोष्टे एक ही ध्वनि है, याद रखेंगे, अनेक बार प्रश्न पूछा गया है, चाहो तो इस पर स्टार लगा लो। वा एक ही है, दंतोष्टे ध्वनि वा। भाई मजा आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास में मजा आया। हर चैप्टर की आपको इसी तरह से एक मैराथन क्लास मिलेगी। इस तरह से हम पूरी हिंदी को कवर करेंगे। निम्न में से कंठे ध्वनि का तो फार्मूला आपको पता ही है, देखते ही आप पहचान लें। का किस में आता है? कंठे ध्वनि में आता है। टा मैंने अभी बताया आपको मूर्धा में आता, पा ओष्ठे में आता, और शा पीछे बताया तालु पे है, तालु में आता, इससे उसका उच्चारण होता। अगला प्रश्न, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सा तो चलो अभी मैंने नहीं बताया, लेकिन ये शा तो बताया है। शा किस में बताया? तो शा तो मैंने आपको तालव्य में बताया, और यहाँ पर मूर्धन्य है, तो ये तो गलत है। और सा भी मैंने आपको बता दिया,
सा किस में है, तो सा मूर्धन्य में है और यहाँ पर तालव्य दे रखा था। और चा भी मैंने आपको बताया, चा जी किस में है, तो इचु यशानम तालव्य, ये क्या है, तालव्य है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, यानी सा का उच्चारण होता है दंते से। अब आप कहेंगे भैया दंते वाला फार्मूला और बता दो, तो ठीक है दंते वाला फार्मूला और बता देते हैं। ये ला पर री की मात्रा है, लिरतु लासा, लिरतु लासा नामा किस में आएगा, दंते में आएगा, दंते। ये दंते मूर्धा तालव्य ओष्ठे क्या मतलब है, तो जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुंह जो है वो किन किन अंगों की, जैसे अंगों का मतलब जैसे होठों की अगर वो सहायता ले रहा, प्रयोग ले रहा, जैसे पा फा बा, तो होठ आपस में मिल रहे हैं, तो वही जगह ओष्ठ हो गए। जिनका उच्चारण करते समय जीभ तालू से लग रही है, तालू जानते हैं दांत के ऊपर जो होता है मसूड़े से ऊपर, तालव्य में वहां पर, तो उन्हें तालव्य कह देंगे। मूर्धन्य उससे भी पीछे वाला भाग, वहां से अगर सहायता ले रहे वहां तक जीभ जा रही है तो वो मूर्धन्य में चले गए। दंते में, तो जहां पर जीभ दांतों से टच हो रही है तो वो किस में आ गए, दंते में आ गए। इस तरह से इनके नाम रखे गए। तो लिरतु लासा नाम ये संस्कृत में है, इसे छोड़ दो, फार्मूले के लिए हमने यहाँ पर रख दिया आपको। ता पर ओ की मात्रा है, तावर्ग, कहेंगे भैया तावर्ग में कौन कौन से होते हैं, भैया ता था ता धा और ना, तो ता था दा था ना, ता था दा था ना, ये ता वर्ग में होते हैं। और बात करें ला और सा, ये भी दंत में होते हैं। भैया दंत में कैसे याद रखें, ला और सा, इससे बनता है भैया लस्सी, और लस्सी बड़ी ठंडी बन जाती। कहीं मेहमानदारी करने गए, वहां भैया बड़ी ठंडी लस्सी मिली, और इतनी ठंडी लस्सी मिली कि वो दांतों में लग रही थी, तो ला सा से बनी लस्सी। लस्सी किस पे लग रही थी, दांतों पर लग रही थी, तो दंते वर्ग में ये चले जाएंगे। तो हमारा इसका ऑप्शन ए सही हो गया। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है, अर्ध स्वर किसको कहते हैं, या माराला। तो देखिए मुख्यतः अर्ध स्वर या और वा को कहते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन में दे दे स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन में दे दे अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन में दे दे ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन में दे दे संयुक्त व्यंजन, ए बी सी डी, तब हमें पूरा का पूरा अंतस्थ व्यंजन लगाना है। अंतस्थ व्यंजन में आते हैं या, रा, ला और वा। वैसे मुख्यतः जो अर्ध स्वर हैं वो या और वा ही होते हैं, लेकिन पूरा पूछेगा तो अंतस्थ व्यंजन भी हम लगाएंगे। तो अर्ध स्वर किसे कहेंगे, यहाँ पर देख लें, या को कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ला भी आ रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर अंतस्थ व्यंजन पूरे को अर्ध स्वर कहेंगे, लेकिन मुख्य रूप से या और वा को ही अर्ध स्वर कहते हैं। तो देखिए या और वा में से तो एक ही ऑप्शन है, लेकिन अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो यहाँ से हमें तीन मिल रहे हैं, या भी मिल रहा है, रा भी मिल रहा है, ला। तो ये बात याद रखें, ठीक। ला और ला को कहा जाता है सजातीय बड़ विजातीय बड़, ये तो भैया हमने स्वर में पढ़े हैं, सजातीय बड़ विजातीय बड़ काटो में। विकसित बड़ या इनमें से कोई नहीं, तो इनको विकसित बड़ कहेंगे। क्यों कहेंगे भैया विकसित बड़, क्योंकि ये पहले नहीं थे, ये बाद में विकसित हुए। किस चीज से विकसित हुए, तो आप जानते हैं टा ठा डा, और इसके बाद ढा ढक्कन और फड़ा, ये हमारे हिंदी के वर्ड है। इसके बाद आपने इस तरह से वर्ड देखे होंगे का खा गा, उनके नीचे नुक्ता, तो ये कहलाते हैं आगत व्यंजन। फारसी वाले जिनका उच्चारण होता है उर्दू अरबी शब्दों को सही से उच्चारण देने के लिए, उर्दू फारसी शब्दों को सही से उच्चारण देने के लिए, जैसे हमें गजल लिखनी है तो हम इस तरह से लिखेंगे गजल, सही है। तो ये नुक्ता जो गुण है ये किसका है, उर्दू फारसी का है, और ये है हमारे हिंदी के। तो इन्हें विकसित किया गया है, जैसे यहाँ से हिंदी का डा ले लिया और यहाँ से हिंदी का ढा ले लिया, और उर्दू फारसी के गुण से यहाँ पर हमने बिंदी लगा दी, तो इनको विकसित किया गया है, इसलिए विकसित वर्ड कहेंगे। साथ ही साथ इसमें देखिए हिंदी और फारसी
ये गुण मिलते हैं, दोनों के दो गुण मिलते हैं, इस कारण इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। साथ ही साथ इनको संकर वर्ण भी कहते हैं। संकर वर्ण का मतलब होता है जब दो अलग अलग चीजों से कोई चीज बने। जैसे संकर शब्द भी होते हैं, जैसे रेलगाड़ी क्या है, संकर शब्द है। या जैसे संकर बीज भी होते हैं, जैसे एक तरह का बैंगन का बीज दूसरी तरह का बैंगन का बीज वो ये है, और इसमें से इसका गुणसूत्र इसमें से इसका गुणसूत्र लेकर जो दूसरा नया बीज बनाया वो संकर बीज कहलाएगा। ठीक। निम्न में से ऊष्म वर्ण, ऊष्म का मतलब है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करें तो मुंह से ऊष्मा निकले, वो होते हैं हमारे शा सा सा हा। उच्चारण करें और हाथ उल्टा करके अपने मुख के सामने लगाएं, शा सा सा हा। गर्म गर्म हवा आपको ऐसे आती हुई नजर आएगी, शा सा सा हा। तो इनको ऊष्म वर्ण कहते हैं। इस वाले वर्ण को याद रखेंगे, जा छा जा झा उआ, इसको क्या कहते हैं? तो स्पर्श संघर्षी, अनेक बार पूछा गया है, स्पर्श संघर्षी। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ऊष्म वर्ण को हम संघर्षी वर्ण भी कहते हैं। तो ऊष्म या संघर्षी कहते हैं शा सा साहा को, और स्पर्श संघर्षी कहते हैं चा छा जा झा वा को। इसको ऊष्म या संघर्षी क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं ना, श सा साहा, तो जो ऊष्मा है वो रगड़ खाते हुए मुख से बाहर निकल रही है, और जब कोई चीज रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है तो वो गर्म हो जाती है, इसी कारण को ऊष्म भी कहते हैं। और संघर्ष करते हुए निकल रही है तो संघर्षी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन हैं? मूर्धन्य, तो भैया टा ठा ठा वाला हमने मूर्धन्य बताया था, अब तो हम ऐसे आंसर लगा देंगे क्योंकि हमने इसका फार्मूला भी पढ़ा है। अगला है संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है। तो चार संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे, छा, तिरा, सिरा और ज्ञा, ज्ञानी वाला ज्ञा। जो छा बनता है ये बना है का प्लस सा से, और जो त्रा बना है ये बना है ता प्लस रास है, और जो सा बना है ये बना है शा प्लस रास है, और जो ज्ञा बना है ये बना है जा प्लस उआस है। एक तो तरीका ये है इनको लिखने का, लेकिन थोड़ी सी सावधानी हटी और भैया दुर्घटना घटी। कैसी दुर्घटना? अगर आपको इस तरह से बिना हल वाले देकर पूछे तब हमें बाद वाले में हल नहीं लगाना है, और अगर हल देकर पूछ लिया और आपकी सावधानी हट गई तो समझ लेना दुर्घटना घट गई। किस तरह से? अगर यहाँ पर हल देकर पूछा है इनके अंत में तो इनको हम कहेंगे हलंत, तब आपको बाद वाले के नीचे भी हल लगाना पड़ेगा इस तरह से। इस तरह से भैया, इस तरह से। तो ये सावधानी आपको रखनी है। तो यहाँ पर बिना हल के पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा जा और वहां। एक चीज और याद रखेंगे, ये जिनसे मिलकर बने हैं तो ये तुरंत उसी के बाद आते हैं। पूछता हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किसके बाद आएगा? तो ता, इसके का के बाद आएगा। त्रा का क्रम किसके बाद आएगा? ता के बाद आएगा। शाह का क्रम किसके बाद आएगा? त्रा के। हिंदी शब्दकोश में पूछता है कि निम्नलिखित में से इस वर्ण का यानी जो संयुक्त व्यंजन है इनका क्रम किसके बाद आता है? तो ये जिनसे मिलकर बने होते हैं पहले वाले के बाद आता है। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? शुरू में ही मैंने आपको बताया था हम अघोष याद रखेंगे, अघोष अघोष में से, और अल्प प्राण महाप्राण में से महाप्राण याद रखेंगे। तो अघोष को कैसे याद रखेंगे भैया? अघोष को याद रखेंगे 12 सा से। सा का मतलब तीनों सा, तालु सा भी, मूर्धा सा भी और दंत सा भी। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण है। तो चा, ये तो यह पहले ही वर्ण है। जिनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? तो इसका मतलब तो हमारा ऑप्शन यही है। इसे चेक करें, चा छा जा, ये तो तीसरा है भैया, सघोष में चला जाएगा। चा छा जा झ, चौथा भैया चला गया। टा ठा डा गया भैया ये भी। अल्प प्राण महाप्राण की बात करें तो हम केवल महाप्राण वाले याद रखेंगे, जो महाप्राण में ना हो वो अल्प प्राण में चला जाएगा।
निम्न में से कौन सा वर्ण घोष या सघोष है? तो भैया देख लो, पहला और दूसरा ना हो तो वो सघोष होगा। पा, ये कौन सा अघोष है। ता था दूसरा है भैया अघोष है। पा फा पा तीसरा है, यही आंसर है। और तीनों सा 12 सा, तो इसमें शा भी हमारा आ गया, तो ये भी नहीं होगा। तो घोष, घोष का मतलब होता है कंपन। किन वर्णों का उच्चारण करते समय जब कंपन होता है तो उसको घोष या सघोष, सा घोष यानी कंपन के साथ, सा घोष। परिवार, सपरिवार, परिवार के साथ आना, तो सा लग गया तो कंपन के साथ, और घोष कंपन। तो जिनका उच्चारण करते समय कंपन होता है तो वहां उनको हम कहते हैं घोष व्यंजन। और आघोष यानी कंपन नहीं। जैसे सत्य असत्य, सत्य का असत्य जब आ से बनाते हैं विलोम, तो जो सत्य न हो, तो ऐसी अघोष जो घोष न हो, यानी जिनमें कंपन न हो। अल्प प्राण महाप्राण की बात करें तो प्राण का मतलब होता है वायु, यानी जब जिनका उच्चारण करते समय कम वायु निकले तो अल्प प्राण, और ज्यादा वायु निकले मुख से तो वो महाप्राण। निम्नलिखित से कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, अभी मैंने आपको बताया था चा वर्ग स्पर्श संघर्षी कहलाता है। कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है? ये तो मैंने आपको अभी पीछे बताया था। अयोग वह को कहा जाता है, कैसे धक्के मारकर स्वरों ने व्यंजन के साथ भेजा और व्यंजनों ने फिर स्वयं स्वरों के साथ भेजा। वो इस तरह से विवाद हुआ, फिर कहा कि भैया इनको बीच में ही रख दिया जाए। तो परंपरा के अनुसार जो अयोग होते हैं वो स्वर के साथ रख दिए गए। 11+2 इस तरह से हम पढ़ते हैं। अगर सामान्यतः स्वर की संख्या पूछता तो उसका आंसर हम 11 ही लगाते हैं, जब तक कुल स्वर की संख्या ना पूछे। कौन कौन से होते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग। कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना गया है? उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच, अंतस्थ ऊष्म अयोग व अनुस्वार। तो इसको सही आंसर है ऑप्शन ए। क्यों? सवाल ये भी तो उठता क्यों। अंतस्थ व्यंजन की बात करें हम तो इसको एक शब्द है ईसत स्पृश्य व्यंजन, इसको हम ईसत स्पृश्य व्यंजन भी कहते हैं। ईसत स्पृश्य का मतलब होता है हल्का, हल्का सा छूना। यानी कहने का मतलब ये है, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जो जीभ है वो मुख के मध्य में रहती है, सही है। और जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो जीभ किसी न किसी भाग को टच करती है। जैसे दांतों को टच करेगी तो वो दंते वर्ग में रख जाएंगे, मूर्धा को टच करेगी तो मूर्धा वर्ग में रख दिए जाएंगे, और अगर तालु को टच करेगी तो तालु। तो भैया स्वर में तो जीभ मध्य में रह रही है और इसमें टच कर रही है। लेकिन जो अंतस्थ स्पर्श व्यंजन है, ना तो छूती है पूरी तरह से, ना ही छूती है और ना ही पूरी तरह से स्वतंत्र रहती है, बल्कि थोड़ा बहुत छूने का प्रयास करती है। इसी कारण इनको ईसत स्पर्शीय व्यंजन भी कहते हैं, और इसी कारण इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? सवाल है या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, और इन्हें उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजन के बीच माना गया है। क्यों? क्योंकि ना ही ये पूरी तरह से स्वर की तरह है, ना ही व्यंजन की तरह है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण का तो हमें पता नहीं, क्योंकि हमने आपको बताया महाप्राण याद कर लो। महाप्राण कैसे याद करें? आपके महाप्राण कब होंगे? जब सही टेम्परेचर में रहेंगे। और 24 डिग्री मैंने क्या बताया आपको? सही टेम्परेचर है। तो 24 डिग्री रूम का टेम्परेचर है तो आप क्या कहेंगे? भैया मजा आ गया। 24 डिग्री ऊष्म, आह मजा आ गया, आह, सही है। 24 डिग्री ऊष्म, आह मजा आ गया। ये क्या है? फिर आपके प्राण महान प्राण हो जाएंगे, महाप्राण। तो महाप्राण में इतना ही आता है, बाकी जो बचे अल्प प्राण चले गए। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण किसमें है? महाप्राण में। तो भैया अल्प प्राण हमें बताना का खा, तो ये तो दूसरा है महाप्राण है, और हमें बताना है अल्प प्राण का खा गा। तो ये क्या है भैया? तीसरा है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। चेक कर लेते हैं आगे, का खा गा घा चौथा है, गलत। चौथा इसमें टाठा दूसरा है, ये भी। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। तो हमें
अल्पप्राण महाप्राण में से जो आसान है महाप्राण वो याद रखना, सघोष अघोष में से अघोष याद रखना। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ये सब वैसे याद रखेंगे। पार्श्विक ध्वनि एक ही है, ला, तो इसको ऐसे ही याद रखेंगे। सही है, पार्श्विक ध्वनि ला है, यानी इसका उच्चारण जब हम करते हैं ना तो जीभ ऊपर लग जाती है, ला, और जीभ ऊपर लगी रहती है और जो वायु है हमारे मुख से वो बाहर निकलती है और जीभ के दोनों ओर से किनारों से निकलती है, यानी पार्श्व से निकलती है। पार्श्व कहते हैं हम किनारे को, तो जीभ के किनारों से निकल जाती है, ला। निम्नलिखित में से लुंठित वर्ण कौन सा है? तो लुंठित या फिर कंपित, एक ही वर्ण को कहते हैं। लुंठित कह दें या फिर कंपित, यानी इस सवाल में लुंठित पूछा, अगले में फिर कंपित भी कह सकता। तो लुंठित या फिर कंपित कहते हैं रा को। अब मैंने आपको जो 4 अंतस्थ व्यंजन बताए थे ना, अंतस्थ व्यंजन के जिसको अर्धस्वर भी कहते हैं, या, रा, ला, वा, तो जो रा चला गया किस में चला गया? लुंठित या फिर कंपित में, और जो ला चला गया वो किस में चला गया? पार्श्विक में। और बचे हमारे दो, इस कारण इनको या और वा को हम मुख्यतः अर्धस्वर कहते हैं। रा का विवरण है, तो देख लो क्या है भैया रा का विवरण। वरत से लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन। वरत से पार्श्विक, वह पार्श्विक तो अभी ला को बताया भैया। वरत से संघर्षी अघोष अल्पप्राण व्यंजन। संघर्षी अघोष, अघोष में तो भैया हमने आपको क्या बताया था? 12 सा बताया था भैया, पहला और दूसरा और तीनों सा। और रा जो आता है वो तो उसमें आता है भैया अंतस्थ में, तो ये तो कट गया। अब वरत से स्पर्श सघोष और महापिराड़। महापिराड़, अरे महापिराड़ में तो भैया देखो छोटे छोटे हमने याद करें और इसी से हमारा आंसर आ गया। अघोष आ गया और भैया 24 डिग्री की उष्मा, आह मजा आ गया, 24 डिग्री उष्मा। तो इसमें तो अंतस्थ व्यंजन की चर्चा है नहीं, महाप्राण को मारो गोली, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। लुंठित है, यानी अभी पीछे बताया था लुंठित है प्रकंपी, सघोष में चला जाएगा, अल्पप्राण में चला जाएगा, अल्पप्राण व्यंजन सही है। वरतस्य की बात करें तो इसमें हम सा, रा, ला, ये इसको याद रख लेंगे, सरल। ये तीनों क्या है? वरतस्य में भी आते हैं, सरल। निम्नलिखित में से काकल्य वर्ण, काकल्य इसका क्या मतलब है भैया? काकल्य, तो देखिए यहाँ पर अगर हम कोशिश करें इस तरह से, क्या हुआ? इस तरह से कोशिश करें ना, अगर कोशिश करें, ये बन गया, ये बन गया, लेखपाल का टॉपर बन गया, ये सही है। इसकी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर होती है स्वर यंत्र, स्वर यंत्र, वॉइस बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, पर यहाँ पर होता है कंठ, कंठ। तो काकल्य, काकल्य वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय कंठ के भीतर से, यानी स्वर यंत्र से वायु बाहर निकलती है, तो कंठ के भीतर से वायु निकले। तो ये काकल्य दो ही वर्ण होते हैं, एक है हमारा हा और एक है आहा, यानी विसर्ग। इन दो को कहते हैं हम काकल्य वर्ण, यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो कंठ के भीतर से यानी स्वर यंत्र से वायु निकलती है, हा, आहा, इस तरह से। तो इस कारण जब स्वर यंत्र से निकलती है तो इनको हम स्वर यंत्र मुखी वर्ण, स्वर यंत्र मुखी वर्ण भी कहते हैं, सही है, ये भी याद रखेंगे। तो काकल्य वर्ण या स्वर यंत्र मुखी वर्ण दो हैं, हा और आहा, तो यहाँ पर ऑप्शन में हा दिया है। साथ ही साथ याद रखेंगे विसर्ग भी इसी में आता है। निम्नलिखित में से काकल्य वर्ण, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? द्वित्व का मतलब यह है कि जब कोई व्यंजन लगातार दो बार आ जाए, लगातार एक ही व्यंजन, जैसे तिल्ली, तो हम कहेंगे यहाँ पर ला दो बार आया है तो ला का द्वित्व हो गया। बच्चा, चा दो बार आ गया बच्चा,
तो ये कहलाती है युग्मक ध्वनियां। संयुक्त ध्वनि की अगर हम बात करें तो जैसे स्नान, जैसे प्रकाश। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक ही स्वर की सहायता लें उच्चारण होने के लिए, आप अच्छे से जानते हैं व्यंजनों का जो उच्चारण होता है वो स्वर की सहायता से होता है। जैसे हमने का के साथ आ लगा दिया, ये बन गया भैया का, सही है। तो एक व्यंजन के साथ एक स्वर लगाया, क्या दो या दो से अधिक व्यंजनों के साथ एक स्वर लगा सकते हैं? जी हाँ, लगा दिया। जैसे हमने यहाँ पर सा, कोई इसके साथ अभी हमने स्वर नहीं रख रहे, तो तुरंत इसके साथ दूसरा व्यंजन हमने रख दिया ना, और अब हम यहाँ पर रख दिया स्वर सहायता देने। इस प्रकार से ये बन गया स्ना, और एक ना और जोड़ दिया स्नान। ये तो जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक ही स्वर की सहायता से बोले जाएं तो वहां पर संयुक्त ध्वनि आती है। बहुत बढ़िया। इसके बाद संपृक्त ध्वनि की बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि का मतलब होता है जब एक ध्वनि दो व्यंजनों के साथ संयुक्त हो जाए। इसका क्या मतलब है भैया? एक ध्वनि दो व्यंजनों के साथ संयुक्त हो रही है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है जैसे कंबल, कंबल। तो जो माँ ध्वनि है इसको आप उच्चारण करके देखें कंबल। तो जो माँ है वो का के साथ भी संयुक्त हो रही है और बा के साथ भी संयुक्त हो रही है, कंबल, सही है, कंबल, बहुत बढ़िया। इसके बाद कंठ, तो उच्चारण करें कंठ। तो जो ना है वो का के साथ भी लग रहा है और ठा के साथ भी, कंठ, ठीक है। इस तरह से तो हम इसकी परिभाषा याद रखेंगे कि संयुक्त ध्वनियां जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक ही स्वर के साथ बोले जाएं। संपर्क में जब एक ध्वनि दो व्यंजनों के साथ संयुक्त हो जाए, कंबल, कंठ। युग्मक में एक ही व्यंजन, मतलब एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो। इसमें क्या है, सा अलग है, ना अलग है, अलग अलग व्यंजन है। इसमें एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो रही है, जैसे ला की ही आवृत्ति हुई, बच्चा की आवृत्ति हुई, उच्चारण तो चा की ही आवृत्ति हुई, इस प्रकार से। तो ये इनकी सामान्यतः परिभाषा है। याद करने का तरीका ये है, युग्मक ध्वनि है द्वित व्यंजन, एक ही व्यंजन की आवृत्ति इसमें आपको दिखेगी। संपर्क ध्वनि याद रखना, ये बीच में ही आपको इस तरह से मिलेगी, या तो बीच में या कंठ से, ये बीच में ही आपको मिलेगी। और इसकी बात करें जो संयुक्त ध्वनि है स्नान प्रकाश, ये आपको शुरू में मिलेगी, आपको, सही है, शुरू में स्नान है, प्रकाश है, इस तरह से। अगला प्रश्न देखते हैं, ला और ला के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ये तालव्य है, इचु यशानम तालव्य, इसमें तो कहीं भी चर्चा नहीं। ये मूर्धन्य उतक्षिप्त ध्वनियां है, टा ठा डा ढा, सही है, मूर्धन्य उतक्षिप्त तो है, मूर्धन्य में तो है लेकिन उतक्षिप्त का भी पता नहीं, चलो छोड़ो। दोनों महाप्राण है, टा ठा डा ढा अड़ा, इन्हीं से बने हैं, तो इन्हीं के हम स्थान पर रखेंगे। महाप्राण जो दूसरे या चौथे, मतलब महाप्राण 24 डिग्री वही वाला, तो दूसरा और चौथा, क्या दोनों महाप्राण है? नहीं, एक है भैया महाप्राण, ये वाला महाप्राण मारा है, ये तो नहीं। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में, मध्य तथा अंत में, सर्वत्र यानी सभी जगह, शब्द के आरंभ में भी, मध्य में भी तथा अंत में किया जाता है? नहीं, शब्द के आरंभ में नहीं किया जाता, बीच में तो किया जाता है, सड़क, बाद में भी किया जाता है, गढ़। तो मध्य में किया जाता है, बाद में किया जाता, लेकिन आरंभ में नहीं किया जाता। इसका मतलब ये मूर्धन्य में तो है ही, उतक्षिप्त में भी है। उतक्षिप्त का मतलब होता है ऊपर, जी देखिए, जीभ का ऊपर उठना और ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आना। तो जब ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आते हैं तो हम उनको उतक्षिप्त में रखे हैं। तो ये जो दोनों हैं ये उतक्षिप्त ध्वनियां भी हैं। अब टाठा डाढ़ा इनके साथ भी यही हो रहा है, तो ये भी उतक्षिप्त वर्ग। जब उतक्षिप्त वर्ग आपसे पूछे तभी टा वर्ग को लगाना है हमेशा, और उतक्षिप्त वर्ण को पूछे तो इन दो वर्णों को, देखिए बहुत ही मूल सा अंतर है। या तो वर्ण देगा ये वाले वर्ण दे देगा और पूछ लेगा उतक्षिप्त वर्ण कौन से हैं। तो जो विकसित वर्ण हैं हमारे मूर्धन्य ये वाले, इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं।
द्विगुण क्यों कहते हैं? क्योंकि हिंदी और उर्दू फारसी वालों से बना के हिंदी से हमने ये वाले ले लिया और नुक्ता बिंदु वाली जो है वो फारसी वाला गुण ले लिया, तो दो गुण है तो द्विगुण व्यंजन भी कहा था। मूर्धन्य क्योंकि ये मूर्धा से इनका उच्चारण होता, मूर्धन्य में आ गया। उत्क्षिप्त क्योंकि जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आ रही है इसलिए इनको उत्क्षिप्त भी कहते हैं। तो ये जो है ये है उत्क्षिप्त वर्ग और ये है उत्क्षिप्त वर्ण, इतना अंतर याद रखेंगे। तो दो वर्ण हमें अलग से स्पर्श जो व्यंजन है उसके दो जो वर्ग हैं उनको अलग से याद रखना है। मैंने आपको बताया ये है उत्क्षिप्त वर्ग और एक बताया था आपको मैंने स्पर्श संघर्षी जिसमें चा वर्ग आया था। तो चा वर्ग का अलग से नाम है स्पर्श संघर्षी और टा वर्ग का नाम है उत्क्षिप्त वर्ग। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? मैंने आपको बताया था छा किससे बना, का प्लस सा से बना, तो का के बाद आएगा। मैं आपको पीछे बताऊं कि जिसके बाद भी बनता है वो उसी के बाद आता है। आकारांत शब्द कौन सा है? तो सबसे पहले तो हम कारांत किसे कहते हैं? जैसे कारांत का मतलब होता है से अंत होने वाला, से अंत होने वाला। जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्लोबल, तो ये जो शब्द है ना ये आ से अंत हो रहा है। आ से अंत कैसे हो रहा? तो जो ला है, अब ला के नीचे आपको जब इस तरह से हल नहीं लगा हुआ मिल रहा तो इसका मतलब है इसको चाड़ देने के लिए आ रहा है। इसकी बात करें तो इसके अंत में बड़ा आ है और इसकी बात करें तो इसके अंत में ई है और इसकी बात करें तो इसके अंत में दीर्घ ई। तो जिसके अंत में जो स्वर होता है वही शब्द वह कहलाता है। जैसे आकारांत है तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी आकारांत ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अकारांत और ये है इकारांत और ये है इकारांत। तो यहाँ पर तो देखिए एक प्रश्न था लेकिन अब इससे कोई सा भी प्रश्न आपसे अगर बनता है तो आप बड़े आसानी से इसका आंसर लगा लेंगे। यानी से अंत होने वाला। तो हम जो यहाँ पर आपको करा रहे हैं इसकी यही खासियत है कि एक क्वेश्चन से आपको हम 3-4 क्वेश्चन करने का तरीका बताते। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, हमारी पहली मैराथन, हमारे यूट्यूब चैनल की पहली मैराथन जिसमें हमने वर्णमाला को रखा। इसके बाद कोई नया चैप्टर उठाएंगे और उसकी वर्णमाला यानी पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे। तो वर्णमाला से मैं समझता हूँ कोई सा भी ऐसा प्रश्न नहीं बचा होगा जिसे आप नहीं कर पाए। तो देखिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।